दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाला पे। आज हम लोग देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की यानी कि वैदिक सभ्यता को। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से कोटेशन से कि सिर्फ कवर देख करके किताब का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। और ठीक दोस्तों, वैसे ही यदि आप बेहतर जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन है क्या। तो वैदिक सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन यानी कि वो सभ्यता है जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बाद में हमको देखने को मिलती है। ये सभ्यता इतिहास में आती है। तो ये वैदिक युग कहाँ से शुरुआत हुआ, आर्य कौन थे और क्या आर्य ही वैदिक युग की शुरुआत किए, ये सब ढेर सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली हेडिंग से शुरुआत करते हैं, आर्याज इन द सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन यानी कि जो 7 नदियों का एरिया था उसे हम कहते हैं सप्त सिंधु रीजन। ये कौन सा एरिया था, कहाँ पे था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। The Harappan civilization which flourished for more than 1000 years began to decline by the 1500 BC। यानी जब हम देखते हैं तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक में जो हड़प्पा सभ्यता थी वो खूब ज़्यादा फली फूली, खूब ज़्यादा विकसित हुई। लेकिन उसके बाद में 1500 के बाद में आगे देखते हैं तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, पढ़ाई कर ली है। It was during this period that the Aryan arrived in the India and laid the foundation of the Vedic age। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि आर्यान्स यानी कि आर्य का मतलब कि विदेशी लोग भारत में आए। और जब भारत में आते हैं यही दौरान था कि जब सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। तो इन दैट टाइम ये यहाँ पे भारत में आते हैं और भारत में आकर के ये वैदिक युग की शुरुआत करते हैं, यानी कि उसका फाउंडेशन या नींव डालते हैं। It is said that the Aryans were pastoral people who originally lived in the Caspian Sea region of the Central Asia. As their population increased, they migrated toward Europe and Asia in search of few new pastures. It is said that ऐसा कहा जाता है कि आर्यंस यानी कि जो आर्य लोग थे ये पास्टरल थे, यानी कि चरवाहा समूह के लोग थे और ये कैप्सियन सागर के आसपास वाले क्षेत्र में मध्य एशिया पे रहते थे। एज देयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, दे माइग्रेटेड टुवर्ड यूरोप, वो यूरोप की तरफ में माइग्रेट करते हैं यानी कि जाते हैं, एंड एशिया, और एशिया में आते हैं इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स, नए चारागाह की तलाश में। चूँकि चरवाहे थे तो अपने जानवरों को चराने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते थे। अब उन्हीं में से कुछ ऐसे चरवाहे थे जो कि भारत की तरफ में भी आए। सम ऑफ देम कम इनटू इंडिया अराउंड 1500 BC एंड आर नोन एज द इंडो आर्यंस। लगभग 1500 BC के आसपास में, यानी कि जब सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पतन की बात करते हैं उसी टाइम पे ये आर्य लोग भारत में आते हैं और इन्हें इंडो आर्यन नाम से जाना गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोग सिंधु नदी घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उसके डिक्लाइन का एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण करने की वजह से सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। तो कुछ ये लोग जो आए हुए थे, यानी कि जो आर्य लोग आए हुए थे, यही वो लोग विदेशी लोग थे जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता पे आक्रमण किए और उनको वहाँ से नष्ट किया, मारा और मार करके अपने राज्य को स्थापित किया। तो आई होप कि इतनी जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की, चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्य लोग कौन थे और वैदिक युग की शुरुआत कैसे हुई, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बहुत ही कम लोग इस पर डिस्कस किए हुए हैं, बहुत ही कम लोग इस पर बातचीत करना चाहते हैं। चूँकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है तो इसलिए बहुत ही कम लोग इस पर बात करना चाहते हैं। When the Indo-Aryans came to India, they had to face resistance from the local inhabitants, whom they called Dasas or the Dashu. The Aryan first settled in the region of the Sapt Sindhu, the region of the 7 rivers. अब इतनी बात को क्लियर कर लेते हैं। When Indo-Aryan came to India, यानी कि ये जो इंडो आर्यन थे, यानी कि जो विदेशी आर्य लोग थे जो भारत में आए, they had to face resistance, यानी कि सबसे पहले उन्हें वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल वहाँ की प्रजातियाँ थी या लोकल वहाँ का जो लोगों का समूह था, उनसे इनको सामना करना पड़ा। सबसे पहले रेजिस्टेंस का, यानी कि रहने का,
कि ये लोग कहाँ पे रुके, कहाँ पे रहें। whom they called दसास और दस्यु, जिन्हें कि ये लोग दसास कहते थे या फिर दस्यु नाम से जानते थे, या इस तरीके से कहें दस्यु का मतलब होता है डकैत या डाकू नाम से जानते थे। द आर्यन फर्स्ट सेटल इन द सप्त सिंधु एरिया, तो सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का वो एरिया था जहाँ पे आर्य लोग आकर के पहली बार रुके। द रीजन ऑफ द 7 रिवर्स, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र, उसे ही सप्त सिंधु कहा जाता है। दीज 7 रिवर्स इंक्लूड द 5 रिवर्स ऑफ द पंजाब, नेमली सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम, अलॉन्ग विद द इंडस और सिंधु एंड द सरस्वती, यानी कि पंजाब की 5 नदियों, चूँकि 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं इसीलिए इसका नाम पंजाब दिया गया है, और साथ ही साथ में सिंधु और सरस्वती नदी, इन 5 नदियों के क्षेत्र को कहा गया, ये सप्त सिंधु नाम दिया गया। दे नेम्ड दिस रीजन एज द ब्रह्मावत्रा विच मीन्स द लैंड ऑफ गॉड। ब्रह्मावत्रा मतलब यानी कि ब्रह्मवर्ता, जिसे कि बाद में ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त नाम भी इन्होंने दिया, यानी कि भारत पे जब इन्होंने विजय पाई तो विजय पाने के बाद में उसको आर्यवर्त कहा, यानी कि आर्यों के द्वारा विजय। इसके पहले इन्होंने नाम दिया ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त मीन्स लैंड ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का क्षेत्र या जमीन। द रीजन कवर द प्रेजेंट एरिया ऑफ द ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो एरिया था ये पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया को कवर करता था। ये जो पूरा एरिया था, इस एरिया में इन लोगों ने अपना वासस्थान बनाया या विस्तार किया, क्षेत्र विस्तार उस समय ये लोग कर रहे थे। द पीरियड बिटवीन 1500 BC एंड द 1000 BC ड्यूरिंग विच द आर्यन सेटल इन दिस रीजन इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड। 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में जब ये आर्य लोग इस क्षेत्र में सेटल्ड हो रहे थे तो इस एज को या उस समय को अर्ली वैदिक पीरियड कहा गया, यानी कि इसे हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल, हिंदी में कहते हैं पूर्व वैदिक काल। ये वही समय था जिसे कि पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया। दिस इज बिकॉज मच ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऋग वेदा विच वाज कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। चूँकि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें इस समय की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो कि इसी दौरान लिखा गया था, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था और उसी से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। दैट्स वाई दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज ऋग्वैदिक एज। इसीलिए यह जो समय काल था इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं इस मानचित्र में कि अर्ली एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन है जो इस कलर में आप देख सकते हैं, ये एरिया जो ये लोग आए थे पहली बार बसे हुए थे तो ये एरिया था। अब इसमें ये 5 नदियाँ थी, 1 2 3 4 और ये 5। इन्हीं 5 नदियों के क्षेत्र में ये इन लोगों ने पहली बार अपना वासस्थान बनाया। देन इसके बाद में ये एरिया इनका जो था लेटर वैदिक एज वाला, वो इधर से पूरा यहाँ तक क्षेत्र में ये लोग विस्तार किए। इस पूरे क्षेत्र में विस्तार होने के बाद में धीरे धीरे भारत पे इनका कवर हुआ, यानी कि भारत पे आधिपत्य जमाए। अगर स्केल की बात करें तो मान के चलिए कि हाँ 1500 BC से 1000 BC के बीच में अर्ली वैदिक पीरियड चलता है और 1000 BC से 500 BC के बीच में लेटर वैदिक पीरियड चलता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल चलता है। ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्यंस इन गंगेटिक वैली, यानी कि गंगा घाटी के बीच में आर्यंस। After crossing Punjab, the Aryans moved ahead and settled in Gangetic Valley. In course of time, they conquered the whole of the northern India and called the Aryavarth or the land of the Aryans. जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट यही हाल ही में डिस्कस किया कि जब ये लोग पंजाब को क्रॉस करके आगे बढ़े, यानी कि उत्तर प्रदेश के एरिया में आने लगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ से इस आगे इस इमेज में आने लगे तो इसे गंगेटिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि गंगा का मैदान कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में आए, जब इस क्षेत्र में ये फैल गए तो इन्होंने ये नाम दिया आर्यावर्त। आर्यावर्त का मतलब ही होता है कि आर्यों के द्वारा विजयी या आर्यों के द्वारा विजय प्राप्त किया गया क्षेत्र। द पीरियड बिटवीन 1000 BC एंड 600 BC व्हेन द आर्यंस सेटल इन द गंगेटिक वैलीज इज नोन एज द लेटर वैदिक एज। 1000 से 600 BC के बीच में जब ये आर्य लोग उस गंगेटिक वैली में, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्र के एरिया में ये लोग सेटल हुए, तो उसे लेटर वैदिक एज कहा जाता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है।
आई होप कि अब ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि आर्य कौन है, उत्तर वैदिक काल क्या है, पूर्व वैदिक काल क्या है, वैदिक काल क्या है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं वेदाज एंड वैदिक, वेद और वैदिक की मीनिंग्स को समझ लेते हैं। द आर्यन फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन पंजाब। सबसे पहले जो आर्य लोग आए उन्होंने पंजाब में अपना सेटलमेंट किया। पंजाब का क्षेत्र वही जो उसके पहले सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये लोग जब आए तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। यह ऐसे कहें कि पूरी तरीके से सिंधु नदी घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जब ये आर्य लोग आक्रमण करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये लोग उस सभ्यता के लोगों को मार करके ख़त्म करते हैं। ये सीधी सी बात है, इतिहासकारों ने भी इसको स्पष्ट किया है। इसके बाद में शुरुआत होता है ये वैदिक युग का। और दोस्तों मैं ये अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, या आप इस वीडियो में ये जो किताब दिखा रहा हूँ इस किताब में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया, इसे आप देख सकते हैं। इट वॉज देयर दैट दे कंपोज्ड एंड रिसाइटेड हाइनम्स इन द प्राइज ऑफ नेचर ऑफ देयर रिवर्स एंड माउंटेन्स एंड ऑफ देयर गॉड्स। इट वॉज हियर दैट दे कंपोज। अब ये वो समय था कि जो इन लोगों ने अपना हाइनम्स यानी कि जो अपनी रचनाएं थी वो इन लोगों ने लिखना शुरू किया। क्योंकि ये लोग जो थे, ये जब वहाँ से आए थे, कैप्सियन सी के आसपास से आए थे, तो ये लोग वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा बोलते थे, ज़्यादा समझ पाते थे। लेकिन उसी को मिला जुला करके और यहाँ की भाषा को समझ करके, यानी कि यहाँ की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, जो सिंधु लोगों की भाषा थी, उस भाषा से समझ करके और अपनी भाषा को मिला करके ये कुछ इस तरीके से कंपोज करते हैं, जिसे बाद में ये संस्कृत का नाम देते हैं। और फिर उसी में ये अपने साहित्य को लिखना शुरू करते हैं, जिसमें वो प्रकृति पूजा में नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा और अपने देवताओं की पूजा के बारे में लिखते हैं। देयर हाइम्स फॉर्म पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस लिटरेचर नोन एज द वेदाज। उनकी यही हाइम्स यानी कि ये जो उन्होंने लेख लिखे वो धार्मिक साहित्य के रूप में जाने गए और उस धार्मिक साहित्य को वेद का नाम दिया गया। द वेद हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज। संस्कृत भाषा के जो शब्द है विद से ये शब्द लिया गया वेदाज, जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। इट मीन्स कि ये लोगों ने जो लिखना शुरू किया, जो चीज़ें ये लोग वेद में लिखे, उसे माना गया कि हाँ ये ज्ञान की बात है। ये वेद शब्द संस्कृत का शब्द है, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। द वेदाज कॉन्स्टिट्यूट द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज वेयर द अबाउट द आर्यंस। अब जो ये वेद है ये कॉन्स्टिट्यूट द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का एक स्टोर हाउस इसे कह सकते हैं कि हाँ एक भंडार गृह हो गया आर्यों के लिए, क्योंकि इसी में वो चीज़ें लिखी हुई थी, वो बातें लिखी हुई थी, जिसके जरिए ये अपने आगे के जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनको करते हैं। सो एनीथिंग ऑफ आर रिलेटिंग द वेदाज इन नोन एज द वैदिक सच एज वैदिक एज, वैदिक लिटरेचर, वैदिक सोसाइटी इटीसी। इसीलिए इस युग को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है, या वैदिक साहित्य का नाम इनको दिया जाता है, या फिर वैदिक सभ्यता का नाम या सोसाइटी का नाम इन्हें दिया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि वेदाज एंड वैदिक जो शब्द हैं ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब एक बात और आपको बताते हैं कि ज्योतिबा फूले जी अपनी किताब गुलामगिरी में स्पष्ट करते हैं कि ये जो आर्य लोग थे ये भी वही चीज़ बताते हैं कि ये कैप्सियन सी के आसपास के रहने वाले लोग थे और ये वहाँ की भाषा बोलते थे। जब यहाँ पे आए तो यहाँ की कुछ भाषाओं को सीख करके, कुछ अपनी भाषाओं को मिला करके इन्होंने अपभ्रंश स्वरूप में एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे संस्कृत का नाम दिया। ये ज्योतिबा फूले जी की किताब गुलामगिरी से मैं आपको बता रहा हूँ, और वही चीज़ यहाँ पे इस किताब में देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वैदिक लिटरेचर, यानी कि वैदिक लिटरेचर कौन कौन से, वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। द वैदिक लिटरेचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फॉलोइंग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है। द फोर वेदाज, यानी द ऋग, साम, यजुर एंड अथर्व वेदाज, यानी कि 4 वेद हैं जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के नाम से इन्हें जाना जाता है। द फर्स्ट वेद इज द ऋग वेद, यानी कि पहले वेद का जो नाम है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, हैविंग 1028 हाइम्स इन द प्राइस ऑफ गॉड।
हाइम्स यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक मंत्र, ठीक है, श्लोक कह सकते हैं। तो 1028 श्लोक ईश्वर की प्रशंसा में या ईश्वर की प्रार्थना में इसमें लिखे गए हैं और ये सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है, यानी कि सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ इसे माना जाता है। इट इज आल्सो कंटेन द फेमस गायत्री मंत्रा। द ऋग वेद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक एज। बहुत ही प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र जो हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा आज के टाइम पे भी जाप किया जाता है या पढ़ा जाता है, वो इसी वेद में मिलते हैं, यानी कि ऋग्वेद में ही यह मंत्र का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद उस समय अर्ली वैदिक एज की ढेर सारी जानकारी हमको प्रोवाइड करता है कि अर्ली वैदिक एज कैसा था, वह समाज कैसा था, लोग कैसे थे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगला वेद है द सामवेद यानी कि सामवेद। इट कंप्राइज हाइम्स sung at the time of the sacrifice by the priest। सामवेद में वो श्लोक लिखे गए या वे मंत्र लिखे गए हैं जो बलिदान के समय जो प्राइस्ट होते थे यानी कि जो पुजारी होते थे उनके जरिए कहा जाता था। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्लियर कर लेते हैं कि सामवेद में जो मंत्र लिखे गए हैं ये उस समय पढ़े जाते थे जब कोई भी बलिदान देना होता था। जैसे उस समय की ये परंपरा थी कि यदि बारिश करानी है तो उसके लिए किसी जीव का बलिदान देना होगा, यदि ईश्वर को खुश करना है तो किसी जीव का बलिदान देना होगा, यानी कि इस तरीके से जीव हत्या बलिदान के रूप में प्रचलित थी। और उस समय के जो प्राइस्ट यानी कि जो पुजारी लोग होते थे वो इसमें से श्लोक पढ़ते थे और हर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए एक अलग श्लोक बनाया गया था। नेक्स्ट है द यजुर्वेदा यानी कि यजुर्वेद। It deals with the ritual or the hymns recite during the performance of the yajans. There are 2086 hymns which throw light on the social and religious life of the Aryans. It deal with the rituals यानी कि वो ऋचाओं के बारे में जानकारी देता है, उन श्लोकों के बारे में जानकारी देता है जो यजान से यानी कि उस समय के जो यजान का ये समझ लें कि जो पुरोहित लोग होते थे उनके जरिए जो ये ऋचाएँ पढ़ी जाती थी। इसमें 2086 श्लोक हैं जो कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में दिखाती। ये आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है द अथर्ववेदा। अथर्ववेद इट डील्स विद मैजिक एंड चार्म। इसमें जादू, टोने टोटके, मंत्र, चमत्कार इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। बिसाइड द पावर ऑफ द घोस्ट एंड स्पिरिट द हाइम्स डील विद द ज्ञान यानी कि नॉलेज। इसमें भूत प्रेत और आत्मा के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ में इसमें इसके जो कुछ श्लोक हैं वो ज्ञान यानी कि नॉलेज पे एंड कर्म के ऊपर एंड उपासना यानी कि इवोकेशन के ऊपर है, यानी कि कर्म और उपासना के बारे में जानकारी देते हैं। सम हाइम्स आल्सो डील विद मेडिसिन्स ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द वेरियस डिसीज। कुछ इसमें ऐसे श्लोक भी हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के बारे में भी बताते हैं। अब इसके बाद में ये तो हो गए वेद। वेद के बाद में है ब्राह्मणाच यानी कि ब्राह्मण। अब दोस्तों ये एक तरीके से ग्रंथ है, ये ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक ग्रंथ है। दीज आर सिंपल कमेंट्रीज ऑफ द वेदाज, यानी कि ये जो वेद थे वो कठिन भाषा में लिखे गए थे, तो उनके अर्थ को सरल भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। ये उससे सरल थे और आम जनमानस को ये समझ में आ जाते थे। दे एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ द रिचुअल्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ द सेक्रीफाइसेस। ये जो ऋचाएँ थी यानी कि जो श्लोक या मंत्र दिए गए थे धार्मिक रूप से वेदों में, उनको समाज में समझाते थे और समाज में बलिदान की वैल्यू को बताने का प्रयास ये करते थे। यानी कि जो सेक्रीफाइस किया जाता है उस सेक्रीफाइस की क्या वैल्यू है, क्यों सेक्रीफाइस किया जाता है, इन सब के बारे में इसमें बातचीत होती है। नेक्स्ट द आरण्यक्स। दीज आर आल्सो नोन एज द फॉरेस्ट बुक, यानी कि आरण्यक, आरण्य मतलब होता है जंगल, इसी फॉरेस्ट बुक के नाम से जाना जाता है। एंड फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणाच। ये ब्राह्मण के बाद में आई, यानी कि एक ब्राह्मण का पार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में ये किताब या ये साहित्य आया। देयर मेन थीम आर मैजिस्ट्रिम एंड द फिलोसफी। ये मास्टिसिज्म और फिलोसफी के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि दर्शन शास्त्र के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट था उपनिषद। दीज आर द फिलोसॉफिकल
कमेंट्रीज ऑन द वेदास, ये वेदों के ऊपर ये भी बनी एक उपनिषद थे, यानी कि वेद के बाद में जिस तरीके से ब्राह्मण आया, आरण्यक आया, वैसे उपनिषद आया, उपनिषद लिखा गया। द डॉक्ट्रिन्स सच एज द कर्म मोक्ष एंड द माया आर एक्सप्लेन इन द डिटेल, इसमें कर्म मोक्ष माया इन सब के बारे में डिटेल से बातचीत की गई। ये भी जान लीजिए कि ये भी वेद का ही एक सरल रूप था, जो कि सामान्य रूप से ये आसान भाषा में लिखा गया था और दार्शनिकता इसमें ज़्यादा बताई गई थी, यानी कि दर्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं की गई थी, जिसे उपनिषद के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि इतनी जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की, ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्ली वैदिक एज में ब्रह्मवर्त के बारे में, जिसमें कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था उस समय, जो ये आर्य लोग थे उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा बना, क्या स्ट्रक्चर था और किस तरीके से ये लोग शासन करते थे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।